स्वागत है दोस्तों। आज की इस अपनी क्लास में हम अन्य गद्य विधाओं की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में देखेंगे, जिसमें विशेष रूप से आत्मकथा साहित्य पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। तो इस वीडियो क्लास में आपको कई महत्वपूर्ण ऐसी आत्मकथाएं मिलेंगी जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा और उनके रचनाकार बहुत प्रतिष्ठित हैं, यानी जो आत्मकथा लिखने वाले रचनाकार हैं वो बहुत प्रतिष्ठित हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, आपकी जानकारी के लिए बहुत सारी चीज़ें इस क्लास में आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं कि पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है। तो बनारसी दास जैन की अर्धकथा 1641 ईस्वी में इसका प्रकाशन है। रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा कि प्राचीनतम प्राप्त आत्मकथा अगर कोई है तो बनारसी दास जैन की अर्धकथा नाम से है। इस आत्मकथा की विशेषता इस बात में है, ध्यान रखेंगे कि ये ब्रजभाषा पद्य में लिखी गई आत्मकथा है। तो ध्यान रखेंगे 1641 ईस्वी प्रकाशन है, ब्रजभाषा में लिखी गई है और पद्यात्मक ढंग से लिखी गई है। ब्रजभाषा में भी गद्य ढंग से नहीं, पद्य ढंग से लिखी गई है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और प्राचीनतम आत्मकथा मानी जाती है। लेकिन वही जब आधुनिक हिंदी के बारे में अगर बात करते हैं तो उसकी पहली आत्मकथा श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी 1941 में ये मानी जाती है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले कि रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में आत्मकथा की किस विशेषता के बारे में कहा गया है। तो देखिए, आत्मचरित्र लिखने वालों में जिस निरपेक्ष और तटस्थ दृष्टि की आवश्यकता होती है वह निश्चय ही बनारसी दास में थी। उसने अपने सारे गुण दोषों को सच्चाई के साथ व्यक्त किया है। अब आप देखिए, यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी हैं। वो ये कि आत्मकथा के लिए क्या होनी चाहिए, जिसमें रचनाकार, साहित्यकार या लेखक अपने जीवन के अपने सभी गुण दोषों को सच्चाई के साथ और तटस्थ दृष्टि से, निरपेक्ष, उसमें कोई लाग लपेट न करे, दाएं बाएं न हो, उस ढंग से जो आत्मकथाएं लिखी गई हैं वो वास्तव में आत्मकथा कही जा सकती हैं। ये बात आप देखेंगे तो कई जगह कई रचनाकारों ने कहा कि भाई ये हमारे बहिरंग की, बाहर की दुनिया की आत्मकथा है, अंतरंग हम बताने के लिए जो है इतने उदार नहीं हैं। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के बारे में सभी लोगों ने मुक्त कंठ से कहा हुआ है कि यही एक ऐसी आत्मकथा दिखाई पड़ती है जिसमें अपनी कमजोरियों और अपनी जो ताकतों सभी का खुले मन से स्वीकार दिखाई पड़ता है। तो आत्मकथा चरित्र के लिए, आत्मचरित्र लिखने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है? निरपेक्ष और तटस्थ दृष्टि, जिसमें आप गुण दोषों को सच्चाई के साथ प्रकट कर सकें। ये साहस, ये आत्मकथा की विशेषताएं हैं। ध्यान रखिएगा, ये कई बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है। रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा कि आत्मचरित्र लिखने की परंपरा का विकास आधुनिक युग में हुआ। ब्रजभाषा पद्य में बनारसी दास जैन ने लिखा जरूर, पहली हिंदी की आत्मकथा भी मानी जा सकती है हिंदी साहित्य की, लेकिन उसकी पूरी परंपरा आत्मचरित्र लिखने की जो शुरू हुई वो आधुनिक युग से शुरू हुई है। ये रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाओं के विषय में देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप ध्यान रखिएगा। श्याम सुंदर दास जी ने मेरी आत्मकहानी नाम से 1941 में अपनी आत्मकथा लिखी और ये सबसे प्रसिद्ध आत्मकथा आधुनिक दौर में लिखी गई मानी जाती है। राहुल सांकृत्यायन जी ने मेरी जीवन यात्रा नाम से 1946 में लिखा हुआ है। पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी की अपनी खबर 1960 में, ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो उग्र जी की आत्मकथा 1960 में अपनी खबर नाम से। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की जो है वो मेरी आत्मकहानी नाम से, यानी मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास और चतुरसेन शास्त्री जी की भी मेरी आत्मकहानी। चतुरसेन शास्त्री जी की आत्मकथा 2 खंडों में है। एक खंड का नाम और इसके साथ आपको ध्यान रखना है, यादों की परछाइयाँ। ये 1956 में है और 1963 में मेरी आत्मकहानी नाम से। तो मेरी आत्मकहानी नाम से 2 लोगों ने लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या? श्याम सुंदर दास ने 41 में और चतुरसेन शास्त्री ने 1963 में। तो इस बात को क्लियर रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के विषय में देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में नीड़ का निर्माण फिर, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं, चलो नीड़ का निर्माण फिर से कर लेते हैं 1970 में। कहाँ करें, बसेरे से दूर 1978 में।
और उसमें उसका दृश्य क्या हो, 10 द्वार से सोपान तक 1985, यानी 2 हिस्से जल्दी जल्दी लिखे गए हैं। उस यानी 69 और 70 में 8 वर्षों के बाद तीसरा हिस्सा और उसके लगभग 7 वर्ष के बाद चौथा हिस्सा लिखा गया है। तो यहाँ से जो बात ध्यान रखने योग्य है वो आपको ध्यान रखना है कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 खंडों में लिखी गई है। अगर पूछ लिया जाए कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में है, 4 खंडों में, या निम्न में से किस साहित्यकार की आत्मकथा के 4 खंड हैं, तो हरिवंश राय बच्चन को ध्यान रखना है। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के विषय में धर्मवीर भारती जी की एक टिप्पणी बहुत ध्यान देने योग्य है। हमने वही बात जो आपसे कही कि आत्मकथा की विशेषताएं क्या होती हैं, उस ढंग से आप इसे ध्यान रखिएगा। वे लिखते हैं धर्मवीर भारती जी की हिंदी में अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह देना यह पहली बार हुआ है। यानी अब तक जो रचनाकार या साहित्यकार अपनी आत्मकथाएं अपने जीवन चरित्र के विषय में लिख रहे थे, कहीं ना कहीं वो जो अंतरंग पक्ष होता है जीवन का, जो बहुत प्राइवेट होता है, बहुत निजी होता है, उसको आत्मकथा में डालते ही नहीं थे। तो एक तरह से ये छिपाव हुआ, साहस नहीं होता है उसको प्रकट करने का। लेकिन धर्मवीर भारती जी लिखते हैं कि पहली बार हिंदी में ऐसा हुआ है कि किसी ने इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से अपने बारे में सब कुछ कह दिया है। तो ये आत्मकथा की विशेषता होती है। धर्मवीर भारती जी का ये कथन हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के विषय में है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्धकथा नाम से बनारसीदास जैन जी के आत्मकथा के बारे में अभी हमने देखा ही। दूसरा जो व्यक्ति जिसने अर्धकथा नाम से अपनी आत्मकथा को लिखा है वो है डॉक्टर नगेंद्र। 1988 में उन्होंने लिखा है। अब देखिए, जो विशेषताएं धर्मवीर भारती जी ने हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के लिए लिखी, उसी का यहाँ पे अभिव्यक्ति और उसी का प्रकटीकरण नगेंद्र जी ने किया है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इतनी बेबाकी से, इतनी स्पष्टता से मैं अपने जीवन के बारे में आपको नहीं बता सकता। तो जो आत्मकथा की विशेषता है कहीं ना कहीं उस पर ये खरी नहीं उतरती है। उन्होंने लिखा कि यह मेरे जीवन का केवल अर्धसत्य है, इसीलिए उन्होंने अर्धकथा नाम दिया है। उपर्युक्त 3 खंडों में मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। अब देखिए, ये बहुत आत्मकथा लिखना बहुत बड़े साहस की बात है और डॉक्टर नगेंद्र जी ये बात कह रहे हैं कि मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है, अंतरंग जीवन का जो प्रश्न है वो मेरा नितांत है, मैं उसका संभागी बनाने की उदारता नहीं रख सकता आपको। तो ये आत्मकथा का जो एक पैमाना होता है उस पर फेल है, क्योंकि विशिष्टता ही मानी जाती है साहस, बेबाकीपन और ईमानदारी। ठीक है, तो ये यहाँ देखते हैं। अब देखते हैं रामदरस मिश्र जी के बारे में। रामदरस मिश्र जी अपनी आत्मकथा किन शीर्षकों से लिखते हैं? वे लिखते हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन और उत्तर पथ। 4 खंडों में रामदरस मिश्र जी ने अपनी आत्मकथा को लिखा और बाद में समय है सहचर नाम से 1991 में शीर्षक देके तीनों को एक जिल्द में किया। ठीक है, पहले अलग अलग रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन और उत्तर पथ, और जहाँ मैं खड़ा हूँ, इन 4 खंडों में थी। बाद में समय है सहचर शीर्षक से 1991 में प्रकाशित करवा दिया। अब यहाँ से जो बात ध्यान रखने योग्य है आपके वो ये कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के 4 खंड और रामदरस मिश्र जी की आत्मकथा के 4 खंड, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। रामविलास शर्मा जी, इन्होंने मुंडेर पर सूरज, देर सबेर, आपस की बातें, 3 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी। बाद में अपनी धरती अपने लोग नाम से 1996 में ये 3 भागों में लिखी है। शीर्षक दे दिया गया अपनी धरती अपने लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा रामविलास शर्मा के बारे में। 1996 में शीर्षक बदल के इसका उन्होंने एक जिल्द में कर दिया तीनों को। कमलेश्वर की जो आत्मकथाएं हैं, जो मैंने जिया, यादों के चिराग, जलती हुई नदी, तो 3 खंडों में रामविलास शर्मा जी ने लिखा।
3 खंडों में कमलेश्वर जी ने लिखा। और भगवती चरण वर्मा, इनकी जो आत्मकथा है कहीं न जाए का कहिए, आप सभी जानते होंगे। इन 2 और के नाम आप सब हो सकता है न जानते हों, संघर्ष और दिशाहीनता, ददुआ हम पे विपदा 3। तो भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार, इनकी जो आत्मकथा है ये भी 3 खंडों में। तो कमलेश्वर, रामविलास शर्मा और भगवती चरण वर्मा, इन तीनों की आत्मकथाओं के 3-3 खंड हैं। इन सभी के नाम ध्यान रखिएगा। भगवती चरण वर्मा की रचनाओं के आत्मकथा जो लिखे उन्होंने, उसके नाम थोड़ा अलग हैं। कहीं न जाए का कहिए, संघर्ष और दिशाहीनता, ददुआ हम पे विपदा 3। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं आत्मकथा साहित्य के अंतर्गत। दोस्तों देखते हैं आगे, किसी अन्य रचनाकार के जीवन पर आधारित जो लिखी गई रचनाएं हैं। जैसे विष्णुचंद्र शर्मा जी ने मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी 1984। हमने इसे जो हमारे कम्युनिटी क्वेश्चन होते हैं यूट्यूब के, उस पर कई बार पूछा कि मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखी। मुक्तिबोध भी नाम उसमें हमने दिया, तो बहुत सारे लोगों ने, लगभग 50% से ज़्यादा लोगों ने मुक्तिबोध को ही टिक किया कि मुक्तिबोध की आत्मकथा मुक्तिबोध ने स्वयं लिखी। लेकिन विष्णुचंद्र शर्मा जी ने लिखी हुई है मुक्तिबोध की आत्मकथा 1984 में। इसी प्रकार से सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने निराला की आत्मकथा लिखी 1970 में। तो दोनों के ध्यान रखिएगा, मुक्तिबोध की विष्णुचंद्र शर्मा ने, निराला की आत्मकथा सूर्य प्रसाद दीक्षित ने। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी ने लिखी, जो जीवनी के ढंग पे है, लेकिन निराला की आत्मकथा सूर्य प्रसाद दीक्षित ने लिखी है। तो ये सारे ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं एग्ज़ाम हॉल में हमें, और हम गलत करके आते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही कि आप इन सब चीज़ों पे ठहर के थोड़ा सा विचार करें कि निराला की आत्मकथा और निराला की साहित्य साधना दोनों अलग अलग रचनाएं हैं। जल्दबाजी में हम गलत न कर दें कि निराला की आत्मकथा पे रामविलास शर्मा टिक कर दें और है वो सूर्य प्रसाद दीक्षित। तो दोस्तों इस तरह से आप चाहें तो ये आत्मकथा वाले हिस्से को इस वीडियो से तैयार कर सकते हैं। आगे हम महिला आत्मकथा लिखने वाली जो स्त्री लेखिकाएं हैं उनके विषय में और दलित आत्मकथाओं के बारे में भी अलग अलग क्लासेस बनाएंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और इस तरह के सभी नोट्स आपको एक जगह, एक जिल्द में हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, जहां से आप परीक्षाओं के दौरान आसानी से रिवाइज़ कर सकते हैं। आपको बहुत दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी और बहुत डिफरेंट ढंग से हमने इसको क्रिएट किया हुआ है, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न, मिलते जुलते नामों वाली रचनाएँ, रचनाकारों के जन्म वर्ष, लगभग 300 से 400 वन लाइनर प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, सारी चीज़ें एक जिल्द में हमने शॉर्ट नोट्स ऐसा किया हुआ कि सब कुछ पढ़ने के बाद आप चाहें तो आसानी से इससे रिवाइज कर सकते हैं। और शुक्ल जी, बच्चन और नगेंद्र की पुस्तक के आधार पर हमने ये नोट्स बनाया हुआ है। उम्मीद है आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। जिन लोगों ने लिया है वे सभी देख रहे होंगे कि किस तरह से हमने इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित किया हुआ है। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नए तथ्यों के साथ, रोचक क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।